पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास दो लोगों की कब्र है। इस कब्र के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसे देखने वही आते हैं जिन्होंने किताबों में इस कब्र के बारे में पढ़ा है। यह कब्र है भारत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान की। वो रजिया सुल्तान जिसे उसके पिता ने 11 बेटों को छोड़कर सुल्तान बनाया था। अक्सर लोग बस इतना याद कर लेते हैं कि रजिया भारत की पहली महिला सुल्तान है, लेकिन उसके सुल्तान बनने का सफर और उसकी मृत्यु दोनों ही इतिहास का दिलचस्प किस्सा है। रजिया ने 12वीं सदी में खुद को साबित किया था। अपने हक की गद्दी को उसने लड़कर अपने भाइयों से वापस छीना था। कहा जाता है कि रजिया एक गुलाम से इश्क कर बैठी जो उसके भाइयों और उसके खास सिपह सलारों को पसंद नहीं आया। इस तरह एक प्रेमी की वजह से भारत की पहली महिला सुल्तान रजिया की हत्या हो गई। तो आज मैं आपको रजिया के सुल्तान बनने की पूरी कहानी सुनाऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि रजिया की हत्या क्यों हुई और आखिर क्यों दिल्ली में बनी रजिया की कब्र गुमनामी में है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। यह साल था 1206 जब मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बनता है। उसके सुल्तान बनने से दिल्ली सल्तनत में नींव पड़ी गुलाम वंश की। लेकिन 4 साल बाद साल 1210 में उसकी मौत हो गई और सत्ता आई उसके बेटे आराम शाह के पास। आराम शाह काबिल शासक था नहीं, इसलिए उसे गद्दी से हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम और उसके दामाद इल्तुतमिश ने दिल्ली की सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया। इल्तुतमिश के कुल 11 बेटे थे और इसी की एक बेटी थी रजिया सुल्तान। बचपन से ही रजिया बहुत अक्लमंद और होशियार थी। वहीं उसके जो 11 भाई थे वो सत्ता के नशे में चूर रहने वाले मक्कार और कायर लोग थे। इल्तुतमिश को एक तरफ तो अपने बेटों की नाकाबिलियत दिखती थी, वहीं दूसरी तरफ दिखते थे अपनी बेटी में सुल्तान होने के लक्षण। रजिया बचपन से ही अपने पिता के आसपास रहते हुए पली बढ़ी थी। उसने दरबार में कामकाज को करीब से देखा था, इसलिए उसे दरबार का अनुभव भी लगातार होता जा रहा था। यही वजह है कि सुल्तान को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बेटी रजिया पर ही था। सुल्तान हर जगह और हर मामले में, यहाँ तक कि सरकार के कामों में भी अपनी बेटी रजिया को ही बेटों से ज्यादा अहमियत देता था। प्रॉब्लम बस एक थी, रजिया एक महिला थी और एक महिला को इतनी ज्यादा अहमियत देना उसके 11 भाइयों को पसंद नहीं आता था। उन्हें लगता था कि वो सब के सब बहुत बड़े तुर्रम खान हैं जिन्हें उनके पिता पहचान नहीं पा रहे। अपनी बहन से नफरत में वो इतने अंधे हो गए कि वो रजिया की काबिलियत को पहचानने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। रजिया बचपन से ही बहुत बहादुर थी। उसने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसे काम सीख लिए थे। सुल्तान इल्तुतमिश कहीं भी जाते तो अपने शासन की बागडोर अपनी बेटी रजिया को सौंप कर जाते। इल्तुतमिश को अपनी बेटी रजिया पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने फैसला कर दिया कि मेरे मरने के बाद सुल्तान रजिया ही बनेगी। सुल्तान के इस फैसले से रजिया के 11 भाइयों के साथ साथ दरबारी भी नाराज हो गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जब आपके पास 11 काबिल बेटे हैं तो एक महिला सुल्तान कैसे हो सकती है भला। अब सुल्तान कैसे समझाएं कि उनके बेटों में वो बात ही नहीं है। इसी के साथ इल्तुतमिश की बीवी शाह तुर्कान भी सुल्तान के फैसले के खिलाफ थी। वो अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाना चाहती थी, इसीलिए वो भी सुल्तान के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई। मजबूरी में सुल्तान ने अपना फैसला बदला और रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाने पर राजी हो गया। साल 1236 में होती है इल्तुतमिश की मृत्यु और उसके बाद रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा। लेकिन जैसा उसके पिता ने सोचा था वैसा ही हुआ। रुकनुद्दीन अय्याश आदमी था, हमेशा नशे में चूर रहता था। इस समय उसकी मां शाह तुर्कान ने पर्दे के पीछे से महल में मौजूद अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश के बाकी बेटों को भी परेशान करना शुरू कर दिया ताकि कोई भी उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। इसी समय रजिया दरबारियों को शाह तुर्कान और उसके बेटों की सच्चाई दिखा रही थी। जल्दी ही दरबारियों को समझ आ गया था कि उन्होंने इल्तुतमिश का विरोध करके एक बड़ी गलती की थी। उन्होंने सोचा कि जब अभी भी हुकूमत एक औरत की है तो रजिया तो उससे ज्यादा बेहतर है। इस तरह से एक साल के अंदर ही साल 1236 में रजिया बन जाती है इस्लामिक इतिहास की पहली महिला सुल्तान। रजिया सुल्तान के नाम से सिक्के चलाए गए, लेकिन जब रजिया सुल्तान बनी तो उससे भी कई लोगों को दिक्कत होने लगी। रजिया ने गद्दी पर बैठते ही औरतों का लिबास छोड़ दिया और मर्दों की तरह दरबार में बैठना शुरू कर दिया।
उसने दरबारियों पर अपने हुक्म चलाए जो दरबारियों को पसंद नहीं आता था। रजिया के बारे में इब्न बतूता कुछ इस तरह से बताते हैं। रजिया पुरुषों की तरह घोड़े पर सवार होकर धनुष और तरकश से लैस होकर दरबारियों से घिरी रहती थी। उन्होंने अपना चेहरा नहीं ढका था। उन्होंने पारंपरिक स्त्री परिधानों को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने मर्दों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र जैसे अंगरखा और पगड़ी पहन ली। बाद में दरबारियों ने उन्हें जलालुद्दीन रजिया की उपाधि दी। आगे चलकर वही हुआ जिसका रजिया को डर था। उसके औरत होने की वजह से सल्तनत में छिड़ गई बगावत और बागियों ने मिलकर अपनी फौज तैयार कर ली। कई विद्रोही गवर्नरों ने मिलकर उसके खिलाफ विद्रोह किया। इसमें बदायूं के मलिक इज्जुद्दीन मोहम्मद सालारी, मुल्तान के मलिक इज्जुद्दीन कबीर खान अयाज, हांसी के मलिक सैफुद्दीन कूची और लाहौर के मलिक अलाउद्दीन जानी शामिल थे। लेकिन रजिया भी समझदार थी। उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और इन सभी के बीच में फूट डाल दी और मौका देखकर उसने विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया। जो बड़े विद्रोही थे उन्हें मरवा दिया। इस तरह से रजिया ने अपने खिलाफ होने वाले विद्रोह को कुचल दिया था। हालांकि अभी भी बहुत ऐसे लोग थे जो रजिया से नफरत करते थे और उसे गद्दी से हटाना चाहते थे। इसके पीछे की वजह थी एक काला गुलाम जिसका नाम था मलिक याकूत। कहते हैं कि अपने दरबारियों के भेदभाव के चलते रजिया एक टाइम पर बिल्कुल अकेले पड़ गई। ऐसे में मलिक याकूत उनका खास बन गया। दरबार में फिर बातें चलने लगी कि मलिक याकूत पर रजिया कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। असल में याकूत पहले तो गुलाम महल में घोड़ों का अस्तबल का दरोगा था, लेकिन रजिया ने अचानक उसे अमीर बना दिया और उसके बाद अमीरों में भी सबसे ऊपर बिठा दिया। अब जितने भी तुर्क थे उन्हें यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि मलिक याकूत रजिया की तरह एक तुर्क नहीं था। लेकिन रजिया यहीं नहीं रुकी, उसने मलिक को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लिया। अब मलिक हर वक्त रजिया के साथ रहता और सल्तनत के बड़े फैसलों में अपनी सलाह देता। एक गुलाम के इतना करीब जाने पर तुर्क भड़क गए। एक बार फिर रजिया के खिलाफ विद्रोह हुआ। इस बार विद्रोह किया पंजाब के गवर्नर मलिक अल्तूनिया ने। ये वही अल्तूनिया था जो रजिया सुल्तान से कभी शादी करना चाहता था, लेकिन रजिया सुल्तान ने शादी करने से इनकार कर दिया। अल्तूनिया इस अपमान से पहले ही भड़का हुआ था और इसी वजह से उसने घोषणा की कि वो एक महिला सुल्तान के अंडर काम नहीं कर सकता। मजबूरी में विद्रोह को कुचलने के लिए रजिया को युद्ध के मैदान में अल्तूनिया से लड़ाई लड़नी पड़ी। इधर जब रजिया अल्तूनिया से लड़ रही थी तो तुर्क सरदारों ने रजिया के प्रेमी, उसके पर्सनल बॉडीगार्ड मलिक याकूत को मार डाला। उधर युद्ध में रजिया की भी हार हो गई और उसे जेल भेज दिया गया। इस बीच विद्रोही सरदारों ने 1240 में बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। कैद में रहते हुए रजिया ने मलिक अल्तूनिया से हाथ मिलाया और उससे शादी के प्रस्ताव पर हामी भर दी। फिर मलिक अल्तूनिया और रजिया सुल्तान सितंबर 1240 ईस्वी में दिल्ली की ओर बढ़े, जहां पर बहराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था। लेकिन इस जंग में भी रजिया की हार हो गई और उसे वापस भटिंडा आना पड़ा। हालांकि रजिया ने हार मानी नहीं। उसने एक बार फिर अपनी सेना को इकट्ठा किया और दिल्ली पर एक बार फिर से हमला किया। लेकिन इस बार रजिया के सिपाहियों ने भी उससे नाता तोड़ दिया और वो सभी जंग के मैदान से भाग गए। रजिया सुल्तान को एक बार फिर हार मिली। इस बार वो भटिंडा नहीं जा सकी और जंगलों में भटकने लगी। जंगल में एक किसान की नज़र उस पर पड़ी तो वो रजिया को पहचान गया। सादे भेष में रजिया ने बहुत सारा सोना पहना हुआ था। लालच में आकर उसने पेड़ के नीचे सो रही रजिया का कत्ल कर दिया। हालांकि बाद में वो पकड़ा गया और उसके जरिए ही रजिया की कब्र का पता चला। हालांकि कई लोग ये भी मानते हैं कि कैथल के बाहर एक पेड़ के नीचे सोते समय उसकी हत्या डाकुओं ने की थी। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास आज आपको रजिया की कब्र दिख जाएगी। कहा जाता है कि रजिया को उसके पिता के पास इसलिए नहीं दफनाया गया ताकि उसके बारे में भविष्य में किसी को पता ही ना चल सके। लेकिन आज इतिहास सबके सामने है, वो छिपता नहीं। रजिया ने अपने हक की लड़ाई हमेशा लड़ी और मरते दम तक अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए वो लड़ते लड़ते मारी गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी रजिया सुल्तान की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।